स्टूडेंट, आप लोग को पिछले टर्न पे मैंने आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था। आज थोड़ा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देख लीजिए। देखिए वहाँ पे मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपकी पेयरिंग जाएगी। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर जा रहा था। ठीक है, मगर अगर वहीं पे वीक लिगेंड हो जाए, ठीक है, वीक लिगेंड जैसे मतलब फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ गया तो यहाँ पे अगर पेयरिंग होनी होगी, यहाँ पे वीक लिगेंड आ जाएगा तो ये जो पेयरिंग है, पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी, मतलब ये इसके साथ नहीं पेयर करेगा, ये इसके साथ पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी तो और भी आपको क्या है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब खुद सोचिए कि पेयरिंग नहीं हुई है, पेयरिंग नहीं हुई है तो इनर ऑर्बिटल हमें खाली नहीं मिले हैं, और जब इनर ऑर्बिटल खाली नहीं मिले हैं तो आपके जो लिगेंड्स आ रहे हैं, लिगेंड्स आएगा, मान लो फ्लोरीन आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो कहाँ देगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में देगा ना। आउटर डी ऑर्बिटल इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होने लगेगा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हम क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। समझ रहे हो ना। इनर वाले में क्या था, इनर वाले में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते थे, पेयरिंग कर जाते थे। अब पेयरिंग कर जाते थे तो इनर डी ऑर्बिटल खाली हो जाते थे, और जब इनर डी ऑर्बिटल खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन में आपका पार्टिसिपेट कर लेते थे। बट आउटर वाले में क्या है, वीक लिगेंड आते हैं, और वीक लिगेंड आएंगे तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो ऑर्बिटल हमें इनर वाला खाली नहीं मिलेगा। जब इनर वाला खाली नहीं मिलेगा तो आउटर ऑर्बिटल जो रहेगा वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो कंडीशन वही है कि इनर वाले में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वीक लिगेंड होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका या तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या तो डाईमैग्नेटिक होगा, डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड आपका क्या है, डायामैग्नेटिक है। क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है आपका, सबसे पहले इसने कोई क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया भाई, इन्होंने बोल दिया कि चलो है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक। कोई क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव कह रही हूँ, क्वान्टिटेटिव मतलब क्या वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया। इन्होंने कलर के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं इसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं बताया गया। आपका थर्ड क्या है, इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक्स के बारे में भी नहीं बताया। भाई इलेक्ट्रॉन आपके जंप कर रहे हैं, कैसे जंप कर रहे हैं, उनके रेट ऑफ क्या रेट होगा, इन सब चीज़ के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी आपका है, जो भी उसका काइनेटिक है, थर्मोडायनेमिक है, वो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का एक्चुअल आपका कह लीजिए कि प्रेडिक्शन, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं किया कि कब टेट्राहेड्रल बनेगा और कब स्क्वायर प्लेनर बनेगा। बात समझ में आई। और इसके अलावा इन्होंने वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को भी डिस्टिंग्विश नहीं किया था। क्लियर है, ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है आपका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेथे ने दिया था 1929 में, और ये आयनिक क्रिस्टल के नेचर को बताता है। आयनिक क्रिस्टल में कैसा बॉन्डिंग का नेचर है उसके बारे में बताता है। पोस्टुलेट्स में आइए, पहला पोस्टुलेट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगेंड से सराउंडेड रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है किससे सराउंडेड रहता है, लिगेंड से सराउंडेड होता है। ठीक है, जो लिगेंड होते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, लिगेंड जो होते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, आपने पढ़ा ही था पीछे। उसके अलावा बोथ मेटल आयंस एंड लिगेंड एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। आपको पता है आयनिक क्रिस्टल में हम बड़े बड़े एटम्स को पॉइंट की तरह लेते हैं, ऐसे इसमें हम लोग जो एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड उसको हम किसकी तरह लेंगे, पॉइंट की तरह लेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड ये सब पॉइंट चार्ज के भी तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि जब लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम क्लोज आते हैं एक दूसरे के तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल डीजनरेट हो जाता है। जो डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, तो जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, दो ग्रुप में टूट जाते हैं, जिसको हम T2G और EG ग्रुप कहते हैं, और इस इफेक्ट को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोला मैंने, जब लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, सेंट्रल आएंगे तो उनके दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल होता है सेंट्रल मेटल एटम का वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है दो ग्रुप में, T2G और EG में। ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है कि वो डी ऑर्बिटल जो एक्सिस, जो आपका लिगेंड है, लिगेंड के एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और वो डी ऑर्बिटल जो लिगेंड के एक्सिस के आपका इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, लेसर होती है।
क्या बोला कि जैसे मान लो कि एक्सिस है, वन सेकेंड, मान लो आपका ये एक्सिस है, तो जो आपका अलॉन्ग द एक्सिस होंगे ऑर्बिटल उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो इन बिटवीन द होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वही कह रहा है आपका। नेक्स्ट आपका क्या है कि जो दो सेट के डिफरेंस और दो सेट के बीच में जो एनर्जी होती है, डिफरेंस होता है, मान लो क्या कह रही हूँ, जो T2G और EG हमने लिखा कि T2G और EG है, इनके एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है कि जो मेटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो स्प्लिट जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसको कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, उसको ऑक्यूपाई करते हैं अकॉर्डिंग टू हुंस-रूल। आपको पता है ये हुंस-रूल वहाँ पे फॉलो होता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दिस डी ऑर्बिटल विच सफर लेस रिपल्शन। पहले इलेक्ट्रॉन उन डी ऑर्बिटल में को ऑक्यूपाई करेंगे जिनमें रिपल्शन कम होगा। ठीक है, एंड हैव देयर लोब्स अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, और जिनका लोब जो होगा वो लीगेंड के डायरेक्शन से क्या होगा, थोड़ा दूर होगा। तो उन आपका सीधे साफ बात है कि उन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे जिनमें कम रिपल्शन होता है। नेक्स्ट आपका होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी हमको मेज़र करना है तो वो किसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपका लीगेंड वीक है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आपकी क्या होगी, कम होगी। उसके अलावा T2G, अब देखो दो ग्रुप था ना, T2G था और EG था, T2G था और क्या था, EG था। अब T2G में क्या आता है आपका dxy dyz और dzx आ जाता है, और EG में dx² माइनस y स्क्वायर और dz² आ जाता है। बात मेरी समझ में आई? ठीक है, देखो उसमें कुछ पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। पहला पॉइंट क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगेंड से घिरा हुआ रहता है। दूसरे में क्या बोला, जो लिगेंड होता है या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या तो आपका क्या होगा, न्यूट्रल होंगे। ठीक है, थर्ड क्या है आपका यहाँ पे कि दोनों आपके लिगेंड और आपके मेटल एटम में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं। चौथा क्या है, जब भी लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, और दो ग्रुप में T2G और EG में स्प्लिट कर जाते हैं। इसके अलावा आपका क्या है, वो डी ऑर्बिटल जो लिगेंड के एक्सिस के अलॉन्ग रहते हैं वो हायर एनर्जी वाले रहते हैं, और जो इन बिटवीन द एक्सिस रहते हैं वो लेसर एनर्जी वाले होते हैं। इन दोनों ग्रुप के बीच का जो डिफरेंस होता है उनको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स उसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वो हुंस-रूल के अकॉर्डिंग होंगे। इलेक्ट्रॉन पहले उन डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे जिनमें रिपल्शन कम होगा। उसके बाद क्या है, जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में मेज़र की जाती है। इसके अलावा अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, अगर वीक है तो स्प्लिटिंग कम होगी। T2G में 3 ऑर्बिटल से dxy dyz और dzx, और आपका EG में 2 है dx² माइनस y स्क्वायर और dz²। तो यहाँ पे आपका पोस्टुलेट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का खत्म होता है।